हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी में। और ये देखिए मेरे पास दृष्टि का ही उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 का टेस्ट नंबर 1 है। ये इसमें इतिहास, कला एवं संस्कृति प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन है। वैसे मैंने कल और इसके पहले मैंने 2 पार्ट में टेस्ट नंबर 6 को अपलोड किया, तो आप में से जिसने भी नहीं देखा उसको देख लीजिए। आप सोचेंगे कि टेस्ट नंबर 6 क्यों अपलोड कर दिया, क्योंकि वो यूपी स्पेशल का उसमें पेपर थे, तो मैंने सोचा कि वो आर के लोगों को भी हेल्प करेगा, इसलिए मैंने पहले 6 नंबर का अपलोड कर दिया। वहाँ से हम टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम 1 बाय 1 देखते जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पेपर को। और बहुत अच्छे से आप लोग टेस्ट दीजिए, खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए और खूब सारा वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। ठीक है, चलिए थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, टेस्ट देखते हैं नए नए क्वेश्चन क्या आए हैं। हाँ, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए, इलाहाबाद और कड़ा ने सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया था। ठीक है, इलाहाबाद और कड़ा को हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने वो कर दिया। सेकेंड है कि शाह आलम द्वितीय ने युद्ध खर्च की भरपाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी देने का फरमान जारी करने पर सहमति व्यक्त की। तो कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कूट हमारा क्या है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर इसका सही होना चाहिए। देखिए जब जैसे आपने इस हिस्ट्री पढ़ी होगी तो सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इलाहाबाद की संधि के अनुसार, ठीक है, इलाहाबाद की संधि होती है ना, 2 संधि होती हैं, बस उसमें से 2 डेट का फ़र्क होता है और 16 हाँ दोनों का ईयर सेम है, आपको पता ही है। तो वही ये कह रहे हैं कि जब इलाहाबाद की संधि के अनुसार नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और काड़ा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपने एवं कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देने पर सहमति व्यक्त की, इसलिए कथन फर्स्ट आपका सही है। ठीक है, सेकंड है कि शाह आलम द्वितीय ने 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी करने पर सहमति व्यक्त की थी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी, इसमें मतलब ये यहाँ पे अपने आप में ही गलत हो जाता है, तो हमारा कथन सेकंड सही नहीं है। तो इस तरीके से अगर ऑप्शन देखें तो हमारा ए ही यहाँ पर सही है। ठीक है, हम सबको पता है कि जब इलाहाबाद की संधि होती है उसके बाद में ये दोनों काम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके क्रम अधिनियमन के वर्ष के संबंध में कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए कारखाना अधिनियम, सेकेंड शारदा अधिनियम, थर्ड दहेज निषेध अधिनियम और फोर्थ विशेष विवाह अधिनियम। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। जैसा कि सब लोगों को पता है कि अगर सही क्रम देखा जाएगा तो आपका कारखाना अधिनियम कब आता है? ये आपका आता है 1947 में। ठीक है, और आपका जो ये शारदा अधिनियम आता है ये 1929। ओके, दहेज निषेध अधिनियम की बात करेंगे तो 1961 हो गया आपका। और बच्चा विशेष विवाह अधिनियम, ठीक है, तो ये 1954 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे। देखिए ये हमें कोड दिए गए हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, सेकेंड। ऑप्शन बी सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। सी सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, या डी सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 1921 शारदा अधिनियम जाएगा यानी सेकेंड, इसके बाद में फिर फर्स्ट आएगा 1947, इसके बाद में आपका फोर्थ आएगा 1954, 96, यानी कि सेकेंड ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाया। ऑप्शन है जॉन निकोलस, बी जनरल हुरोज, सी सर कॉलिन कैम्पबेल और डी विलियम टेलर। ठीक है, आपको मैंने कल बताया था जो टेस्ट सीरीज उसमें भी हिस्ट्री के क्वेश्चन कुछ थे, बाद में यूपी स्पेशल के पूरे क्वेश्चन थे। तो मैंने आपको एक तरफ हिंदू नेताओं का नाम बताया थे जिन्होंने उसको लीड किया था या नेतृत्व किया था, इस तरफ मैंने ब्रिटिश नेताओं की बात की थी। नेता तो नहीं, ब्रिटिश जो वायसराय या जनरल थे उस समय के, जो दबाने का काम कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए मैंने इलाहाबाद और बनारस के लिए बताया था कि 2 सेम ही थे। अगर भारतीय नेता की बात करोगे तो मौलवी लियाकत अली थे, और अगर ब्रिटिश अधिकारी की बात करोगे तो उस समय कर्नल ओंसेल थे, जिन्होंने इलाहाबाद और बनारस में 1857 के रिवोल्ट को दबाने का काम किया था। बिहार की बात करोगे
तो भारतीय नेता में कुंवर सिंह हो जाएंगे और ब्रिटिश अधिकारी में विलियम टेलर हो जाएंगे। तो ऑप्शन अगर बात करें हम आंसर की, तो वो तो हमारा हो जाता है डी, विलियम टेलर। ठीक है, लेकिन ये भी देख लो, जॉन निकोलस, यहाँ पे इन्होंने जो नाम दिया है, इसने दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में इसको दबाने का काम किया था और बहादुर शाह द्वितीय ने दिल्ली में नेतृत्व किया था। ठीक है, और सर हुरोज, इन्होंने झांसी में दबाने का काम किया था और झांसी से ग्वालियर, वहाँ पर लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जी ने इसका नेतृत्व किया था। ये जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप की टेस्ट सीरीज आपको खूब पसंद आ रही होगी, क्योंकि इसके क्वेश्चन मैं 1 बाय 1 कराती जाती हूँ। इसमें कोई भी आपको इधर उधर का मैटर नहीं मिलता है, और मैं PDF भी टेलीग्राम पे सेंड कर देती हूँ। जब आप @resource UPPSC को सर्च करते हो तो वो आपको टेलीग्राम चैनल भी वहाँ पर मिल जाता है, और वहाँ से आपको सारी PDF टाइम टू टाइम मिल जाती है। ठीक है, तो आप चैनल को भी ज्वाइन कर लो, और यूट्यूब में भी आप वीडियो को देख लो। मैंने 40+ वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जिसमें टेस्ट पेपर अपलोड है, RO हिंदी अपलोड है पहले से ही, तो आप उसको जाके वहाँ पर अच्छे से चेक कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची का है। कह रहे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ये सूची फर्स्ट घटनाएं हैं। ऑप्शन ए इल्बर्ट बिल, बी काकोरी षड्यंत्र, सी लखनऊ समझौता और डी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ठीक है, हम देखते हैं सूची सेकंड को। ये हमारे सूची सेकंड में वायसराय हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल, सेकंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड, थर्ड लॉर्ड रीडिंग और फोर्थ लॉर्ड रिपन। देखो ऐसे फैक्ट खूब आते हैं इस पेपर में, RO प्लस UPPCS में। ठीक है, जहाँ पर भी इल्बर्ट बिल का नाम आएगा आपको लॉर्ड रिपन याद रखना है। ठीक है, इसके लिए लॉर्ड रिपन हो जाएंगे। और काकोरी षड्यंत्र की अगर बात होगी तो वहाँ पर लॉर्ड रीडिंग हो जाएंगे। ठीक है, अगर दो को भी आपने देख लिया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस आपका लॉर्ड वेवेल के समय में हुआ था। तो हम यहाँ से ऑप्शन देखते हैं। देखो लॉर्ड रिपन यहाँ 4th नंबर पे है और इल्बर्ट बिल हमारा 1st नंबर पे है, तो A4। ठीक है, A4 हो जाएगा। इसके बाद में काकोरी जो षड्यंत्र होता है वो लॉर्ड रीडिंग, तो ये आपका B3। ठीक है, B3 हो जाएगा। तो C सेकंड और D1 अपने आप हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा A सही है। हमें 2 चीज़ें याद रखनी है। अगर इल्बर्ट बिल का नाम आएगा तो लॉर्ड रिपन तुरंत याद आ जाएंगे आपको, अगर और कोई नहीं भी याद आते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस का नाम तो हर किसी की जुबान पे रहता है, तो लॉर्ड रीडिंग को आप याद रख सकते हो। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी आपको याद रहेगा, तो लॉर्ड वेवेल के समय में। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस लॉर्ड वेवेल के समय। इस तरीके से ऑप्शन ही हमारा सही आंसर हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन वाईकोम सत्याग्रह से संबंधित थी। ऑप्शन है P कृष्णा पिल्लई, B KG मसरूवाला, C K केलप्पन या D मातंगिनी हाजरा या हजारा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन खूब आता है। महिलाओं को कई बार अभी हाल में सरकार ने कई जगह पे, जैसे रानी गै दिल्ली का क्वेश्चन आया था। ठीक है, जैसे वो करंट में आते हैं, चीज़ें चर्चा में आती हैं, वैसे ही नाम आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखिए, त्रावणकोर की रियासत में सामंती सहनवादी और रीति रिवाजों से ग्रस्त सरकार की क्रूर व्यवस्था थी, और त्रावणकोर में कुछ सबसे कठोर परिष्कृत और क्रूर सामाजिक मानदंड एवं रीति रिवाज देखे गए थे। तो उसी के बारे में बात हो रही कि 30 मार्च 1924 को सत्याग्रहियों ने न केवल मंदिर में प्रवेश, क्योंकि बहुत सारे अजीब से जातियों के नियम कायदे कानून लागू थे, तो जब कहते नहीं है कि आग सुलगते सुलगते बहुत टाइम हो जाता है, फिर वो बहुत विकराल रूप ले लेती है। तो ये जब विकराल रूप लिया तो 23 मार्च 1924 को सत्याग्रहियों ने न केवल मंदिर में प्रवेश पर बल्कि मंदिरों के आसपास की सड़कों पर चलने पर भी प्रतिबंध सहित विभिन्न गैर सामाजिक मानदंडों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। और माधवन KP केशव मेनन जी केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन सचिव थे, और कांग्रेस नेता एवं शिक्षाविद K केलप्पन, जिन्हें केरल गांधी के नाम से भी जाना जाता है, को वाईकोम सत्याग्रह आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, वर्ष 2024 वाईकोम सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष है। ठीक है, ये भी याद रखना, क्योंकि 1924 में ये सत्याग्रह हुआ था और अब हमारा 2024 चल रहा, तो 1 शताब्दी वर्ष यानी 100 साल हो रहे हैं। K केलप्पन, जिन्हें केरल का गांधी माना जाता है, ये उसके अग्रदूत माने जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन C हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अभिकथन A कह रहा है कि डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनियों दोनों ने मसूलीपट्टनम शहर को नियंत्रित करने का प्रयास किया।
कारण कह रहा है कि यह 17वीं शताब्दी में पश्चिमी तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, कोड हमारा क्या है? ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सी, ए सत्य है किंतु आर गलत है। और डी, आर सत्य है किंतु ए गलत है। चलो देखते हैं। देखिए, जो मसूलीपट्टनम शहर है ये आपका कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है और यह 17वीं शताब्दी में गहन आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। ठीक है, ये बात तो सही है। दूसरी बात, डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया दोनों कंपनियों ने मसूलीपट्टनम को नियंत्रित करने का प्रयास किया था क्योंकि यह आंध्र तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। तो अभिकथन ए सत्य है जबकि कथन आर गलत है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ए सत्य है किंतु आर गलत है। इन्होंने कहा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनियों ने, डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? बंगाल का विभाजन संबंधित है, भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन, सी अकाल आयोग की स्थापना, या डी हंटर आयोग का गठन। तो आपको सबको याद ही हो गया होगा। यहाँ पर अगर बात की जाए तो हंटर आयोग का जो गठन होता है वो 1882 में सरकार ने 1854 के प्रेषण के बाद से देश की शैक्षिक प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू हंटर ने की। और हंटर आयोग की सिफारिशें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर केंद्रित थी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा हंटर आयोग, जो कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए, उन्होंने वर्ष 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की। सेकंड, उन्होंने स्वराज पार्टी के गठन में भी भाग लिया। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। लाला लाजपत राय के बारे में बात करते हैं। देखिए, लाला लाजपत राय को भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्हें पंजाब केसरी और पंजाब का शेर भी कहा जाता था, ये तो पता ही है, नॉर्मल है। उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की। कथन फर्स्ट आपका सही है। ठीक है, देश बंधु चित्तरंजन दास ने वर्ष 1922 में पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना की, इसलिए हमारा कथन सेकंड भी सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत से पहले भारत का पहला श्रमिक नेता किसे माना जाता है? ऑप्शन है नारायण मेघाजी लोखंडे, बी लाला लाजपत राय, सी बीपी वाडिया, या डी सोराबजी सापोरजी बंगाली। ठीक है, देखिए वर्ष 1890 में एन लोखंडे ने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की, जो भारत में पहला संगठित श्रमिक संघ था। उन्होंने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की और मराठी में दीनबंधु नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो आंसर हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा, नारायण मेघाजी लोखंडे। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जमींदारी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है इसने निश्चित किराए या अधिभोग अधिकारों के प्रावधान के बिना सदस्यों के भूमि अधिकारों को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। सेकेंड है कि इसे वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से पेश किया गया। थर्ड है, यानी कि सी नंबर है, इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला जाता था। डी है, यह बंगाल, बिहार और ओडिशा में प्रचलित था। ठीक है, देखते हैं इसमें से क्या सही है। कह रहे हैं इसमें से सही नहीं है। तो देखिए, जमींदारी प्रथा वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से शुरू की गई थी। इसने निश्चित किराए या अधिभोग अधिकारों के प्रावधान के बिना सदस्यों के भूमि अधिकारों को स्थायी रूप से स्थापित भी कर दिया था। ठीक है, यह बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से प्रचलित था। और ये कह रहे हैं कि इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला जाता था। तो देखिए, सीधे किसानों से ये नहीं वसूला जाता था, जमींदारों नामक बिचौलियों के माध्यम से किसानों से भू राजस्व एकत्र किया जाता था। मतलब जैसे किसान है ये और ये जमींदार हैं, ये जमींदार इनसे राजस्व वसूलते थे और ये यहाँ से ये राजस्व लेके ब्रिटिश शासकों को देते थे। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है यहाँ पर, इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला जाता है, ये इसमें सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस AITUC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, लाला लाजपत राय को AITUC के पहले महासचिव के रूप में चुना गया था। ऑप्शन सेकंड, कांग्रेस के वर्ष 1922 के गया अधिवेशन में AITUC के गठन का स्वागत किया गया और इसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया गया। तो कह रहे हैं, तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखिए, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी और लाला लाजपत राय को AITUC के पहले अध्यक्ष और दीवान चमन लाल को पहले महासचिव के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही है, सेकंड, पहला हमारा गलत नहीं है। यहाँ पे महासचिव और उसमें महासचिव और अध्यक्ष के उसमें बदलाव कर दिया गया, इसलिए ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, हंटर शिक्षा आयोग, सेकंड, चार्ल्स वुड डिस्पैच, थर्ड, ली आयोग एंड फोर्थ, रेले आयोग। कह रहे हैं उपर्युक्त घटनाओं को सही कालानुक्रमिक में व्यवस्थित कीजिए। अगर इनके ईयर आपको नहीं याद है तो आप इसको व्यवस्थित नहीं कर सकते। ठीक है, फाइनल एग्जाम में भी आपको ये प्रॉब्लम आएगी। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, सब कुछ तो कभी किसी को नहीं आ सकता, काफ़ी इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हमें अपनी पूरी कोशिश तो करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना, अगर ऐसे क्वेश्चन आए हिस्ट्री के तो, क्योंकि आते हैं, फैक्ट बहुत आते हैं। UPSC में फैक्ट इतना नहीं आता, बट UPPCS में और RRO में तो फैक्ट ही आते हैं। देखिए, अगर हम ऐसे जाएंगे तो आपका पहले से जो बात हो रही है, चार्ल्स वुड डिस्पैच आपका 1854 में आता है। ठीक है, इसके बाद में आएगा आपका हंटर आयोग। मुझे याद है तो मैं ऐसे बता रही हूँ, आप चाहे तो उससे भी देख लेना, PDF से भी यही आएगा। ठीक है, मैंने इसका शॉर्टकट याद कर रखा है, मैंने शेयर भी किया है अपने पुराने वीडियो में, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म में याद किया है, चलहट, रेले, इस तरीके से कुछ करके। हाँ, और इसके बाद में देखना, ये आएगा आपका रेले आयोग और लास्ट में आपका आ जाएगा ली आयोग, ये 1924 का हो जाएगा। तो अगर हम इस तरीके से जाएंगे, चार्ल्स वुड पहले है। अब दो ऑप्शन है, देखिए, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, लेकिन इसमें 4 है, फिर ये 3 है, इन्होंने यहीं पर गड़बड़ कर दिया। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ठीक है, हंटर आयोग, वो चार्ल्स वुड आयोग आता है आपका, या चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है 1854, फिर हंटर आयोग आता है 1882, फिर आपका रेले आयोग आता है 1902 और 1924। ठीक है, तो इस तरीके से अगर व्यवस्थित करेंगे तो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पाबना होगा, पाबना विद्रोह। ठीक है, संबंधित है जमींदारों की दमनकारी नीतियाँ, बी पाबना में कानून व्यवस्था का अभाव, सी दलित वर्ग का आंदोलन, या डी सांप्रदायिक दंगे। ठीक है, पाबना विद्रोह की बात करें तो जमींदारों ने पूर्वी बंगाल के बड़े हिस्से में जबरन लगान और भूमि कर वसूल किया करते थे, जो प्रायः गरीब किसानों के लिए बढ़ाया जाता था। किसानों को वर्ष 1859 के अधिनियम 10 के तहत अधिग्रहण अधिकार प्राप्त करने से भी रोका गया था। तो आपका जो ये संबंधित है, ये जमींदारों की दमनकारी नीतियों से संबंधित है और ये बंगाल से संबंधित है। देखिए, अब बंगाल तो काफ़ी बड़ा था उस समय, क्योंकि वो आपका बांग्लादेश नहीं बना था, तो काफ़ी सारा क्षेत्र उधर का भी आता था। तो बंगाल में भी आपका मई 1873 में पबना जिले पटना पूर्वी बंगाल के यूसुफ शाही परगना में एक एग्रीगेरियन लीग का गठन किया गया था और उसी समय आंदोलन आपका ये किया गया था, 1885 तक जारी रहा था। ठीक है, कौन? पाबना विद्रोह। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मैंने कल आपको तीनों किसान सभा के बारे में बात की थी, यूपी किसान सभा का गठन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन और अवध किसान सभा का गठन। मैंने तीनों आपको क्वेश्चन में बताया था, अब कल ही शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ताकि वो क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी घुमा के पूछे, आपको हमेशा आना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यूपी किसान सभा का गठन किया गया। ऑप्शन ए 1907, बी 1950 यानी 1915 1907, सी 1918 1918 और डी 1921 यानी 1921 को। ठीक है, तो इंद्र नारायण द्विवेदी जी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय जी ने वर्ष 1918 में, ठीक है, लखनऊ में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की थी। तो ये उत्तर प्रदेश किसान सभा बोली या यूपी किसान सभा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1918 में। मैंने बताया था, एक आपके बाबा रामचंद्र जी ने स्थापना की थी, यानी कि उससे अध्यक्ष थे।
एक और आपकी है, अब क्योंकि एक एक करके मैं बता रही हूँ तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये है उत्तर प्रदेश किसान सभा, एक है आपकी अवध किसान सभा और एक है अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कि वॉरेन हेस्टिंग ने निम्नलिखित उद्देश्य से कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। ऑप्शन ए, भारत में प्राच्य शिक्षा में रुचि को पुनर्जीवित करना। बी, कंपनी के दरबार में ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों को तैयार करना। सी, स्थानीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देना। या डी, बेहतर प्रशासन के लिए ब्रिटिश नागरिकों को मुस्लिम रीति रिवाजों और कानूनों में प्रशिक्षित करना। देखो, मोटी मोटी एक बात तो याद रखना, ब्रिटिश की कभी इच्छा नहीं थी कि भारतीय मतलब कि शिक्षित हों, पढ़े लिखे, चीज़ों को समझे। उनकी सिर्फ इतनी इच्छा थी कि हमें पढ़े लिखे नौकर मिल जाएं जो हमारी बात को माने, ठीक है। तो कभी भी कंपनी के फेवर में कोई विवाद का क्वेश्चन आता है तो जल्दी तो ऐसा होगा नहीं। देखिए, कंपनी के दरबार में ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों को तैयार करना, यानी उन्हें शिक्षित करके तैयार करना जो उनके लिए मददगार साबित हों। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसी लालच में उन्होंने मदरसे की स्थापना की, लेकिन किसी और के लालच का फल कभी कभी किसी और को भी मिल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक पंचायत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए, यह लोथियन समिति की सिफारिशों पर आधारित था। सेकंड, सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई थीं। तो कह रहे नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ठीक है, रामजे मैकडोनाल्ड द्वारा 6 अगस्त, आपको पता ही होगा 6 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। वो चाहते थे, सांप्रदायिक पंचायत का मतलब क्या होता है, वो चाहते थे क्योंकि वो वैसे भी हिंदू मुस्लिम में फूट डाल चुके थे और उनकी यही नीति थी, फूट डालो राज करो। तो बंगाल का विभाजन उन्होंने इसी फूट डालो से ही किया था, है ना। यहाँ पर भी वो इसलिए मान गए थे कि जात के आधार पे विभाजन हो जाएगा तो और भारत कमज़ोर हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि भारतीय फ्रेंचाइज समिति, जिसे लोथियन समिति भी कहा जाता है, के सिफारिशों के आधार पर सांप्रदायिक पंचायत ने दलित वर्गों, ठीक है, दलित वर्गों सहित अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित सीटें स्थापित की, जिन्हें 78 आरक्षित सीटें प्रदान की गई। तो सांप्रदायिक पंचायत के मुख्य प्रावधान भी शामिल थे, जिसके लिए गांधी जी बहुत गुस्सा हुए और इसको उन्होंने ख़त्म करवाया। अच्छा, सांप्रदायिक पंचायत में क्या क्या इन्होंने मतलब कि अपनी बदतमीजी दिखाई। प्रांतीय विधानमंडलों की मौजूदा सीटों को दुगना किया गया। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 3% सीटें आरक्षित की गई। दलित वर्गों को दोहरे मत का प्रावधान किया गया। एक मत का उपयोग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के लिए और दूसरे मत का उपयोग सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों के लिए किया गया। बॉम्बे जो पहले मतलब अभी बॉम्बे है, बम्बई जो अभी मुंबई बन गया, वो पहले बम्बई था। बम्बई प्रांत में मराठों के लिए 7 सीटें आवंटित की। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, क्योंकि 33% नहीं, यहाँ पर केवल 3% सीटें आरक्षित की गई थी, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इनमें ना पहला सही है ना ही दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नेटॉल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए हेनरी कॉटन, बी अल्फ्रेड वेब, सी महात्मा गांधी या डी AM बोस ने, ठीक है। इसके बारे में तो पता ही होगा। तो महात्मा गांधी ने वर्ष 1895 में नेटॉल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। यह दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए गठित एक संगठन था और गांधी जी इसके पहले मानस सचिव थे। आपको पता हो, जब भारत आए थे गांधी जी अफ्रीका से लौट के, उसके पहले उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विभिन्न विद्वानों द्वारा 1857 के विद्रोह के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है, ठीक है। जो सही नहीं है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए आउटरम अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने का मुस्लिम षड्यंत्र। बी कार्ल मार्क्स अंग्रेजों द्वारा पूर्व में ही प्रारंभ सामाजिक प्रगति का विस्तार। सी आर होम्स ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध। डी बेंजामिन डिजरायली राष्ट्रीय उत्थान, ठीक है। तो कहते इसमें से कौन सा सही नहीं, मतलब ये कुछ वर्ड हैं जो इन लोगों ने बोले हैं, तो इसमें से कौन सा मिसमैच है या जिनके द्वारा नहीं बोला गया वो बताना है। 1857 का विद्रोह या रिवॉल्ट रीज के अनुसार ईसाई धर्म के विरुद्ध युद्ध था, न कि आर होम्स के अनुसार। तो आर होम्स के अनुसार ये सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। सी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बोला कि ईसाई धर्म के खिलाफ, इन्होंने बोला है जो ये आर होम्स हैं
कि ईसाई धर्म के विरुद्ध युद्ध था, ना कि आर होम्स के अनुसार। और यहाँ पर आर होम्स लिख दिया गया, ठीक है, तो ये मिसमैच है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1889 में ब्रिटेन में की गई थी। सेकंड, इसका उद्देश्य ब्रिटिश जनता को भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूक करना। तो कह रहे हैं उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। कूट आपका दिया है ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात कर लेते हैं ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, ठीक है। तो देखिए, वर्ष 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही है। सेकंड कह रहे हैं कि इस समिति का उद्देश्य ब्रिटेन में जनता को भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूक करना था। जैसे अगर कोई इंडियन है, वो कहीं बाहर जाके कुछ गलतियां करता है, तो यहाँ पर अगर कोई बाहरी है तो वो उस राज्य का है या उस देश का है, तो वो उसके बारे में बताएगा, तभी जाके जनता को पता चलेगा ना कि क्या सही सच्चाई है। तो भारतीय लोग भी वहाँ जाकर बताते थे, क्योंकि वो लोग ऐसे तो मानेंगे नहीं, है ना। तो जागरूक करना था, जिसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार थी। तो कथन सेकंड भी सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों, ठीक है। ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ विलय हो गया। ऑप्शन ए बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सी भारतीय राष्ट्रीय संघ, या डी भूमि धारक समाज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस के पूर्व संघों में इंडियन नेशनल एसोसिएशन सबसे महत्वपूर्ण था, ठीक है, और इसका उद्देश्य वैध तरीके से लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक एवं भौतिक उन्नति को बढ़ावा देना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC और इंडियन नेशनल एसोसिएशन का वर्ष 1886 में कलकत्ता में कांग्रेस की दूसरी बैठक के दौरान विलय हो गया। विलय का मतलब होता है एक ही में मर्ज हो जाना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसलिए ऑप्शन सी सही है, भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब कि विलय हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए बंगाल का विभाजन लागू हुआ, बी सूरत विभाजन, सी बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया, एंड फोर्थ दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। तो उपर्युक्त घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। बंगाल विभाजन बहुत सिंपल है कि बंगाल विभाजन जो लागू होता है वो आपका, इसके बाद में अगर बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव की बात होगी तो ये आपका अगस्त में, ठीक है, अगस्त में ही 1905 में ही, अगस्त 1905 में ही ये भी लागू किया गया, मतलब कि पारित किया गया। बंगाल विभाजन आपका अक्टूबर 1905 में हुआ। इसके बाद में सूरत विभाजन आपको पता है सिंपल 1907, और दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य है, वो दिसंबर 1906 में। अब ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है क्योंकि दो डेट सेम है, 1905 और 1905, बस अगस्त और अक्टूबर के हिसाब से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये ना याद हो तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बंगाल का विभाजन जो लागू होता है वो आपका अक्टूबर में लागू होता है और प्रस्ताव आपका अगस्त में पहले पारित होता है। तो देखिए, थर्ड पहले आएगा, थर्ड हमारा एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन में है फिलहाल, फिर फर्स्ट आएगा, तो ये यहाँ पर है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज ने सामाजिक जागरूकता के लिए कौन सा समाचार पत्र शुरू किया। ऑप्शन है बंगदूत, बी दिग्दर्शन, सी सुबोध पत्रिका, या डी बंग दर्शन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, दिग्दर्शन और बंग दर्शन अलग अलग हैं। तो कह रहे हैं प्रार्थना समाज हिंदू धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था। इसकी स्थापना वर्ष 1867 में हुई थी और इसने महाराष्ट्र पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। दादोबा पांडुरंग एवं आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं, ठीक है। प्रार्थना समाज द्वारा सामाजिक जागरूकता के लिए सुबोध पत्रिका नामक मुखपत्र चलाया जाता था और ये मराठी अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित होता था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है, सुबोध पत्रिका, समाचार पत्र शुरू किया गया सुबोध पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य में क्या परिवर्तन हुआ था या थे। ऑप्शन ए मैसूर का नया राज्य कृष्णराज तृतीय को सौंप दिया गया,
जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। सेकेंड, विलियम बेंटिक ने वर्ष 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर पर अधिकार कर लिया। थर्ड, लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1881 में राज्य को उसके शासक को बहाल कर दिया। ये मैसूर राज्य की बात हो रही है। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो देखिए ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल फर्स्ट और थर्ड, सी केवल सेकेंड और थर्ड, या डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सही है। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन देख लिया था, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है कि मैसूर का नया राज्य कृष्णराज तृतीय को सौंप दिया गया। उन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है कि मैसूर का जो नया राज्य था वो एक अल्प आयु शासक कृष्णराज तृतीय के अधीन पुराने हिंदू राजवंश वेडियार्स या वॉडियार्स राज्य को सौंप दिया गया था, और जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होता है। ठीक है, सेकंड भी बता दें कि 1831 में विलियम बेंटिक ने कुशासन के आधार पर मैसूर पर अधिकार कर लिया था, इसलिए सेकंड भी सही है। और बाद में 1881 में लॉर्ड रिपन ने राज्य को उसके शासक को बहाल कर दिया। तो यानी कि हमारे विकल्प डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए, इसमें प्रस्तावित किया गया कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय लोगों पर आपराधिक मामलों में मुकदमा चलाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है। बी कह रहे हैं इसने भारतीयों को यूरोपीय लोगों के खिलाफ दीवानी और आपराधिक मामले दायर करने की अनुमति दी। ठीक है, अनुमति दी। सी, इसने भारतीय सिविल सेवक अधिकारियों को यूरोपीय लोगों को जेल की सजा देने के लिए अधिकृत किया। और डी, यह भारतीय राष्ट्रवादियों के समर्थन में लिटन के नेतृत्व में एक आंदोलन था। इल्बर्ट बिल के बारे में आपने इल्बर्ट बिल के बारे में सुना ही होगा, मैंने भी बताया है। तो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, देखते हैं कि इल्बर्ट के बिल के बारे में क्या सही है। जो ये कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन कि यह विधेयक ये यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इसमें प्रस्तावित किया गया कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय लोगों पर आपराधिक मामलों में मुकदमा चलाएंगे। तो हम बात करें पहले इल्बर्ट बिल की, आखिर वो है क्या। देखिए यह विधेयक लॉर्ड रिपन ने भारतीय दंड संहिता से नस्लीय पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए पेश किया। अब आप बोलेंगे कि नस्लीय पूर्वाग्रह क्या होता है। देखिए जैसे रंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, रंग के अकॉर्डिंग भेदभाव, जैसे आप अमेरिका में सुनते होंगे कि नस्लीय संघर्ष हिंसा हुई, गोरे लोग जो वाइट कलर वाले हैं वो जो ब्लैक लोग हैं उनको बराबर का दर्जा नहीं देते हैं, इसलिए उससे बोलते हैं नस्लीय पूर्वाग्रह या संघर्ष। पूर्वाग्रह का मतलब किसी के मन में पहले से बैठा है कि अगर ये काला है तो ये अच्छा नहीं होगा। ठीक है, जैसे नॉर्थ इंडिया वाले समझे कि श्रीलंका साइड के या तमिलनाडु के जो कलर में काले हैं वो अच्छे नहीं होंगे, ये पूर्वाग्रह होता है। ऐसा नहीं है, कलर के हिसाब से कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता है। तो वही ये बोल रहे हैं कि लॉर्ड रिपन ने इस विधेयक में भारतीय दंड संहिता से नस्लीय पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए पेश किया था इल्बर्ट बिल को। और तत्कालीन प्रचलित कानून के अनुसार किसी यूरोपीय पर केवल यूरोपीय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही मुकदमा चलाया जा सकता है। ऐसा नहीं था कि भारतीय मजिस्ट्रेट जो मतलब कि ब्रिटिश भारत था उसमें वो जो भारतीय लोग थे वो यूरोपीय लोगों पर आपराधिक मुकदमा चलाएंगे। ठीक है, दूसरा, यूरोपीय लोगों ने सीपी इल्बर्ट द्वारा पेश किए गए इल्बर्ट बिल का कड़ा विरोध किया, जिसने इस तरह की भेदभावपूर्ण प्रथा को समाप्त करने की मांग की थी। हालांकि रिपन को भारत में अंग्रेज लोगों को संतुष्ट करने के लिए बिल में संशोधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि अंग्रेज पर भारतीय मजिस्ट्रेटों द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। अंततः बिल वापस ले लिया गया एवं बाद में इसे पुनः प्रस्तुत किया गया, जिसे 1884 में अधिनियमित कर दिया गया। तो ऑप्शन ए इसमें सही है। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन ए सही बताया है, पर ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं और कहीं देख के फिर आपको बताऊंगी। चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये संधि है और ये संबंधित देश है। ऑप्शन ए पेरिस की संधि अमेरिका, ऑप्शन सेकंड गंडबक की संधि अफगानिस्तान, थर्ड सगौली की संधि बर्मा, फोर यंदाबो की संधि नेपाल। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए अगर आपको एक या दो तो इसमें से याद ही होंगे। अगर यहाँ पर कह रहे कि उपयुक्त युग्मों में कौन सा से सही है, अगर इस तरीके से देखेंगे तो आपका केवल फर्स्ट और सेकंड सही है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, तो यानी कि ऑप्शन ए। क्यों केवल दो ही सही हैं और ये दोनों क्यों गलत है। देखो
पेरिस की संधि आपकी होती है 3 सितंबर 1783 को अमेरिकी और ब्रिटिश प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, जिसमें अमेरिकी क्रांति का युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, और वर्ष 1782 की प्रारंभिक संधि के आधार पर इस संधि ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता दी। कौन? किसने? पेरिस की संधि ने। ठीक है, साथ ही अमेरिका को महत्वपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र प्रदान किया, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही है। एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान वर्ष 1879 की गंडमक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने खैबर जनजातियों को ब्रिटिश नियंत्रण में ला दिया, इसलिए हमारी सेकंड भी सही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सगौली की संधि, यानी कि थर्ड ऑप्शन। सगौली संधि पर वर्ष 1815 में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, एवं 4 मार्च 1816 को इसकी पुष्टि की गई, तो इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर, क्योंकि सगौली की संधि पे बर्मा दे दिया है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सगौली आपकी नेपाल से संबंधित है और यंदाबू आपकी बर्मा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सूची 4 को सूची फर्स्ट होना चाहिए यहाँ पर, बट इन्होंने 4 दे दिया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर सूची दिए गए हैं और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में विद्रोह है और सूची सेकंड में आपके उसके वर्ष हैं। ठीक है, ऑप्शन ए अहोम विद्रोह, बी पोलीगर्स विद्रोह, सी मुमारिस विद्रोह और डी पाइका विद्रोह। ठीक है, अब ये ईयर दिए गए हैं 1870, 1769, 1795 और 1828। अब इनका मिलान करते हैं। देखिए, अहोम विद्रोह की बात करोगे तो ये आपका जो अहोम विद्रोह हुआ, आंदोलन हुआ, ये अहोम प्रदेशों पर कंपनी के प्रभुत्व के कारण हुआ। ठीक है, और ये असम में 1828 को, तो यानी कि 4 ऑप्शन है, 1828 को ये विद्रोह हुआ और ये इसका नेतृत्व तो गोमधर ने किया। ठीक है, ये एक व्यक्ति थे जिनका नाम गोमधर था, तो उन्होंने अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया और यह आंदोलन अहोम प्रदेशों पर कंपनी के प्रभुत्व के कारण हुआ था। पोलीगर्स विद्रोह की अगर हम बात करेंगे तो पोलीगर्स विद्रोह का कारण दक्षिण भारत का अंग्रेजों के प्रति कड़ा विरोध था। यह आपका 1795 और ठीक है 1795-1799 के बीच हुआ, जिसका नेतृत्व कट्टा बोमन नायकर ने किया। ये थोड़ा सा नाम याद रखोगे तो हो सकता है विद्रोह ना याद हो, नाम याद रहे तो ऐसे कम से कम गेस हम कर सकते हैं। और अगर विद्रोह का मुख्य केंद्र देखें तो तिन्नेवेली, रामनाथपुरम, शिवगंगा आदि स्थान थे। मुमारिस विद्रोह की बात करेंगे तो यह अहोम राजाओं और मुमारिस के बीच झगड़े के रूप में शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप अहोम शासक ने अंग्रेजों से मदद की गुहार लगाई और विद्रोह के माध्यम से मुमारिस को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया। पाइका विद्रोह तो बहुत सिंपल है। ठीक है, पाइका विद्रोह को हमने बहुत मतलब हम लोगों ने खुद ही याद होगा आपको। पाइका विद्रोह का नेतृत्व कंपनी की जबरन वसूली, भू राजस्व नीति के कारण ओडिशा के पाइकों ने किया और बख्शी जगबंधु विद्याधर ने वर्ष 1817 में विद्रोह का नेतृत्व किया। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा ऑप्शन। देखिए, अहोम विद्रोह 1828 में हुआ, यानी कि A4। अब A4 यहाँ पर एक ही ऑप्शन में आ रहा है, A4, B3, C2, D1, यानी कि बी ऑप्शन हमारे यहाँ सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि खिलाफत आंदोलन से प्रत्यक्षता संबंधित नेता कौन नहीं थे। ऑप्शन ए मोहम्मद अली, बी हजरत मोहानी, सी मौलाना शौकत अली या डी मोहम्मद इकबाल। देखिए थोड़ा सा गेस कीजिए। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बोला कि संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो मोहम्मद इकबाल एक कवि दार्शनिक थे जिन्होंने खुदी के दर्शन को बढ़ावा दिया और जो इस्लामी दुनिया के बौद्धिक एवं सांस्कृतिक पुनर्निर्माण से संबंधित थे। सारे जहाँ से अच्छा औपचारिक रूप से तराना या हिंदी के रूप में जाना जाता और ये उर्दू कविता की गज़ल शैली में कवि मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखे गए बच्चों के लिए उर्दू भाषा का देशभक्ति गीत है। यह कविता आपकी 1904 में प्रकाशित हुई थी। कौन सी? सारे जहाँ से। देखिए, मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है। खिलाफत आंदोलन की स्थापना वर्ष 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली, देखिए ये तो होंगे ही, मोहम्मद अली आपके और शौकत अली, ये दोनों लोग होंगे क्योंकि इन्होंने खिलाफत आंदोलन से प्रत्यक्षता जुड़े थे। अब आपका हजरत मोहानी और मोहम्मद इकबाल में कन्फ्यूजन होना चाहिए, तो मोहम्मद इकबाल ही इससे डायरेक्ट यानी प्रत्यक्षता नहीं जुड़े थे। किससे? खिलाफत आंदोलन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संधि ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन ए वडगांव की संधि, बी सूरत की संधि, सी बेसिन की संधि या डी पूना की संधि। फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं तो आपको इसको अच्छे से तैयार रखना है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से पहले पेशवा बनने के लिए उनकी मदद प्राप्त करने के लिए रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच सूरत की संधि आपकी हुई थी।
1775 यानी 1775 में, ठीक है, 1775 याद ही होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी, मतलब सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन वर्ष 1777 में नाना फडणवीस ने फ्रांसीसी बंदरगाह हासिल करके ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल के साथ अपनी संधि का उल्लंघन करने की कोशिश की और अंग्रेजों ने पुणे की ओर एक सेना भेजकर जवाबी कार्रवाई की, जहां महादजी सिंधिया को कमान में मराठों ने प्रथम आंग्ल युद्ध जीता और वडगांव की संधि 70। देखिए, जो क्वेश्चन की मांग थी, अगर उतना केवल आपको याद रखना है तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बेसन की संधि 1802 पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का आधार बनाया। ये आप केवल क्वेश्चन की मांग के हिसाब से याद रख सकते हो। मैंने वडगांव, सूरत और पूना की संधि इसलिए बताई आपको ताकि घटनाक्रम आपको याद रहे। 1775 में आपकी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब होता है तो वहाँ पर सूरत की संधि होती है, ठीक है, और 1779 में आपकी वडगांव की संधि होती है। 1870 में आपकी जो पूना की संधि होती है और 1802 यानी 1802 में आपकी ये आंग्ल मराठा युद्ध का जो आधार तैयार किया बेसन की संधि होती है। ये ईयर भी याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि पीसीएस फैक्ट और ईयर ही बहुत पूछता है, वो उसका कॉन्सेप्ट नहीं पूछता है ज़्यादा, ठीक है। अगर याद रखना तो ठीक है, नहीं याद रखना तो कोई बात नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्राउड रिजर्व की नीति लागू की? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, बी जॉन्स लॉरेंस, सी डुप्लेक्स या डी वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो देखिए, लिटन ने वर्ष 1876 यानी 1876 में भारत के वायसराय बने। उन्होंने प्राउड रिजर्व की नीति शुरू की, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक सीमाएं निर्धारित करना और प्रभाव के क्षेत्रों की सुरक्षा करना। और उनका एक और काम था, इसके माध्यम से अंग्रेजों ने उन पर नियंत्रण पाने के प्रयास में बफर राज्य स्थापित करने या चयनित क्षेत्रों पर कब्जा करने का प्रयास भी किया। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड लिटन, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि नीचे दो कथन दिए गए। अब देखिए, कथन और कारण का क्वेश्चन आया बहुत देर बाद, ठीक है। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में प्रदर्शित किया गया। अभिकथन ए हमारा कहता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे कई वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, ठीक है। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसे बोलते हैं। कारण, इस आंदोलन की विदेशी मानद और सरकारी उपाधियों का बहिष्कार एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके या उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। कोड हमारा क्या है? ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सॉरी, सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सी, ए सत्य है किंतु आर गलत है और डी, ए आर सत्य है किंतु ए गलत है, ठीक है। देखिए, जब बात कर रहे हैं हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक कांग्रेस सत्र के दौरान असहयोग आंदोलन शुरू किया और यह वर्ष 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद शुरू हुआ था, ठीक है। वर्ष 1921 और 22 के दौरान इस आंदोलन में तेजी आई। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। तो आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे कई वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, ब्रिटिश उपाधियां त्याग दी और विधायिकाओं का बहिष्कार कर दिया। तो कारण आर भी आपका सही है, इसलिए हमारा पूरी तरीके से बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार रखा? ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी, बी मुस्लिम लीग, सी सर्वदलीय पार्टी या सम्मेलन, डी स्वराज पार्टी, ठीक है। तो देखिए, स्वराज पार्टी कार्यकर्ताओं का एक समूह था जिसने 1934 में संविधान सभा की अवधारणा को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के हिस्से के रूप में भारत को पूर्ण स्व शासन प्रदान करने की एक तरीके के रूप में प्रस्तुत किया। किसने? स्वराज पार्टी ने। वर्ष 1936 में कांग्रेस पार्टी ने अपने 1935 के अधिवेशन में स्वराज पार्टी द्वारा प्रस्तावित विचार का समर्थन किया। मुस्लिम लीग का लक्ष्य हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग राष्ट्र बनाने का विचार था, ठीक है, या अवधारणा पर था, ना कि संविधान सभा। तो मुस्लिम लीग तो किसी भी सूरत में ये नहीं चाहती थी पहले कि संविधान का गठन हो। वो पहले अपने लिए एक, मतलब कि कहते नहीं है कि एक सेफ एरिया चाह रहे थे। ऐसा नहीं कि यहाँ सेफ नहीं था, बट क्योंकि जब मन में कोई चीज़ चली जाती है तो फिर उसका निकलना नामुमकिन हो जाता है।
एंड थर्ड है आपका कि सर्वदलीय सम्मेलन संविधान सभा के विचार पर 2 वर्ष की चर्चा के बाद ही अंततः वर्ष 1946 में इसका समर्थन किया। तो इन तीनों में से कोई नहीं है, आपका 4 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि बोस ने मार्च 1940 में रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया जो एक संयुक्त प्रयास था। ऑप्शन ए फॉरवर्ड ब्लॉक, सेकंड किसान सभा, थर्ड अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कह रहे नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल फर्स्ट और थर्ड, सी केवल फर्स्ट एंड डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो ये बोस के बारे में बात हो रही है और रामगढ़ में इन्होंने, तो सुभाष चंद्र बोस ने रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया जो फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा का संयुक्त प्रयास था। इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि 6 अप्रैल को एक विश्वव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा जिसमें लोगों से आह्वान किया जाएगा कि वे साम्राज्यवादी युद्ध में किसी भी प्रकार के संसाधन जैसे पुरुष, धन या सामग्री से मदद न करें। बोस हिटलर से छद्मनाम ऑरलैंडो मजाटो के रूप में मिले थे। हिटलर की सहायता से स्वतंत्रता सेना मुक्ति सेना का गठन किया गया जिसमें जर्मनी और इटली द्वारा पकड़े गए भारतीय मूल के सभी युद्धबंदियों को शामिल किया गया था। बोस को इटली के लोग नहीं बल्कि जर्मनी के लोग स्नेताजीस कहने लगे थे, मतलब नेताजी को ही स्नेताजीस कहने लगे। और बोस ने जर्मनी के फ्री इंडिया सेंटर से प्रसिद्ध नारा जय हिंद दिया। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा की। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचार पत्र पत्रिका और संस्थापक संपादक की कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर सही नहीं है ये पूछ रहे हैं। हिंदू पेट्रियाट गिरीश चंद्र घोष, बंग दर्शन दयाल सिंह मजीठिया, सी भारतीय समाजशास्त्री श्यामजी कृष्ण वर्मा एंड डी पारिदर्शक बिपिन चंद्रा। ठीक है, तो देखिए हिंदू देशभक्त तो गिरीश चंद्र घोष हो जाएंगे। जो यहाँ पर ये हैं हिंदू पेट्रियाट गिरीश चंद्र घोष बंग दर्शन आपका बंकिम चंद्र चटर्जी होंगे, ना कि दयाल सिंह मजीठिया। ठीक है, ये आपका गलत है, सुमेलित है। मुझे ये पहले ही लग गया था बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बाकी आपका सही सुमेलित है। हमारा बी ऑप्शन यहाँ सही सुमेलित नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर कथन और कारण का है। कथन और कारण कह रहे हैं, अभिकथन ए कह रहा है कि गांधी जी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में हिंसा दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। ठीक है, कारण आर कहता है कि इस एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। तो कह रहे हैं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके या उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सी ए सत्य है किंतु आर गलत है। डी ए सत्य है, आर सत्य है किंतु ए गलत है। अब हमें देखना है कि जो अभिकथन ए और कारण आर कहा गया है क्या वो सही है आपस में। तो गांधी जी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस अपमान और प्रार्थना और हड़ताल प्रदर्शन के रूप में मनाने के लिए कहा। तो कथन ए सही है। वर्ष 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया जिसे अंग्रेजों ने तत्कालीन समय में पारित किया था। इस एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया था। इसलिए आप जो कारण आ रहा है आपका वो भी सही है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होता है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक सदस्य था या थे। ऑप्शन ए भगत सिंह, बी या सेकंड जोगेश चंद्र चटर्जी, थर्ड अजय घोष एंड फोर्थ फणींद्रनाथ घोष। कहीं नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड या डी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब हम देख लेते हैं कि 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक के बारे में बात हो रही है। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं
जो ये आज HSRA हम पढ़ रहे हैं, ये पहले HRA था, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी था, या हिंदुस्तान, हाँ, इसके बाद में ये HSRA बाद में बना। दूसरी बात, इसका जब गठन होता है तो इसका गठन होता है आपका वहाँ दिल्ली में 1928 में, यानी 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, सुखदेव थापर और जोगेश चंद्र चटर्जी द्वारा। तो अगर संस्थापक सदस्य की बात करेंगे तो जोगेश चंद्र चटर्जी और भगत सिंह थे जब इसकी स्थापना हुई थी। अजय घोष और फणींद्र नाथ घोष, जो ये दोनों लोग हैं, तो अजय घोष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। बिहार के क्रांतिकारी फणींद्र नाथ घोष सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में शामिल हुए। तो ऑप्शन ए हमारा फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लोग पहले संस्थापक में थे और ये लोग अब बाद में आकर जुड़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के भीतर नई पार्टी के रूप में की गई थी। सेकंड, इसके निर्माण के परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के लिए कांग्रेस में कोई भी पद धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अब हम फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, मई 39, ठीक है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके अनुयायियों ने कांग्रेस के भीतर एक नई पार्टी के रूप में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। तो कथन ये सही है। बोस ने AICC के प्रस्ताव के खिलाफ अखिल भारतीय विरोध की घोषणा की, जिसके तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, अर्थात फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के उनके कदम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, ना ही उन्हें पार्टी से भी निकाला गया था। उन्हें बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी से हटा दिया गया था और 3 वर्ष के लिए कांग्रेस में कोई भी पद संभालने से रोक दिया गया था। तो ऑप्शन सी सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में सही है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, साइमन कमीशन के आदेशानुसार ब्रिटिश भारत में वर्ष 1937 में प्रांतीय चुनाव आयोजित किए गए थे। सेकंड है कि ये चुनाव सीमित वयस्क मताधिकार पर आधारित था। एंड थर्ड है यानी सी है, कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से भारत सरकार अधिनियम 1935 की पूर्ण स्वीकृति की पुष्टि की। और डी है आपका कि उपर्युक्त सभी सही है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में क्या सही है वो हमें बताना है। चले देख लेते हैं कि इसमें से क्या सही हो सकता है या होना चाहिए। देखिए, ब्रिटिश अधीन भारत में वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव का आयोजन भारत सरकार अधिनियम 1935 के आदेशानुसार किया गया था। ये कथन सही नहीं है। 37 के प्रांतीय चुनाव के, है ना, तो 1937 ना होकर के 1935 अधिनियम 1935 का था। तो और ईयर था 1937 का। तो चुनाव आयोजित किए गए थे भारत सरकार अधिनियम 1935 के आदेशानुसार किया गया था, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1936 और 37 में चुनाव हुए, जिसके फलस्वरूप 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ, ठीक है। एंड चुनाव वाले 11 प्रांत जो थे मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, असम, NWFP, बंगाल, पंजाब, बॉम्बे और सिंध थे। ये चुनाव सीमित मताधिकार के तहत हुए थे, अतः कथन तो सही है आपका, ठीक है। सीमित वयस्क मताधिकार पर आधारित था। फिर कह रहे कि कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से भारत सरकार अधिनियम 1935 की पूर्ण अस्वीकृति की पुष्टि की, अतः कथन थर्ड गलत है। तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही है। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस ऑप्शन को समझ गए होंगे क्योंकि इन्होंने कह दिया कि पूर्ण स्वीकृति की पुष्टि की, और पूर्ण स्वीकृति की पुष्टि नहीं की थी, ये ऑप्शन अपने आप में गलत हो जाता है, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किसने की। ऑप्शन है राधाकांत देव, MG रानाडे, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या डी शिव नारायण अग्निहोत्री। इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की तो वर्ष 1918 यानी कि 1918 में
मॉन्टेग्यू रिपोर्ट के कारण कांग्रेस में विभाजन हुआ। नरमपंथियों ने इसका स्वागत किया जबकि गर्मपंथियों ने इसे लेकर विरोध व्यक्त किया था। ठीक है, किसे? तो जो मॉन्टेग्यू रिपोर्ट आई थी। कांग्रेस में फूट पड़ने के फलस्वरूप उदारवादी नेताओं ने वर्ष 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। ठीक है, गठन किया था। अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी और इसमें कुछ प्रमुख नेता और भी थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हमारा निम्नलिखित में से किसने भारत महिला परिषद की स्थापना की? ऑप्शन है सरला देवी चौधरानी, बी रमाबाई रानाडे, सी पंडिता रमाबाई सरस्वती या डी कार्नेलिया सरबजी। ठीक है, देखिए रमाबाई रानाडे ने 1904 यानी 1905 में बम्बई में राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के अंतर्गत लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस यानी भारत महिला परिषद की स्थापना की। सरला देवी चौधरानी ने वर्ष 1910 में भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक बुलाई। इसे किसी महिला द्वारा स्थापित पहला भारतीय महिला संगठन माना जाता था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रमाबाई रानाडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मासिक पत्रिका वितल विध्वंसक शुरुआत की? ऑप्शन है गोपाल बाबा वालंगर, बी आर अम्बेडकर, सी ईवी रामास्वामी नायकर, डी बाल शास्त्री जम्भेकर। ठीक है, तो गोपाल बाबा वालंगर, जिन्हें गोपाल कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, को निम्न जातियों के जागरण के आंदोलन में अग्रणी माना जाता था। उन्होंने रायगढ़ जिले में जातिगत भेदभाव है ना की दिशा में इन्होंने काफ़ी कार्य किए और वाइटल विध्वंसक यानी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नष्ट करने वाला नामक मासिक पत्रिका की शुरुआत की और वे पहले दलित भी थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, गोपाल बाबा वालंगर ने वितल विध्वंसक की शुरुआत की, ये मासिक पत्रिका थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सर सैयद अहमद खान कह रहे हैं कि सर सैयद अहमद खान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए, वह वर्ष 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने और उनकी निष्ठा को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है भाई, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है इनके बारे में। उन्होंने पर्दा, बहुविवाह और पीरी तथा मुरादी प्रथा का समर्थन किया। तो अब ये कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ठीक है, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। देखिए पहली बात तो सर सैयद अहमद खान एक संभ्रांत मुस्लिम परिवार में जन्मे, ब्रिटिश सरकार की न्यायिक सेवा में एक निष्ठावान सदस्य थे और वर्ष 1876 में सेवानिवृत्त के बाद वर्ष 1878 में वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने थे और उनकी निष्ठा को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। तो कथन ए भी आपका सही है। ठीक है, देवबंद आंदोलन पंथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए, इसकी शुरुआत मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने की थी। सेकेंड है कि देवबंद पंथ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया था। ठीक है, तो कह रहे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकेंड दोनों, बी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड, सी केवल फर्स्ट और डी केवल सेकेंड। चलिए देखते हैं इसमें क्या सही हो सकता है। देखिए मुस्लिम समुदाय के लिए धार्मिक नेताओं, ठीक है, को संगठित करने एवं उनकी संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से मोहम्मद कासिम नानोतवी ने 1830 और रशीद अहमद गंगोही ने 1828 to 1905 वर्ष, तो इसलिए ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही है। ठीक है, सेकंड कह रहे हैं कि सर सैयद अहमद खान के अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत देवबंद आंदोलन मुस्लिम समुदाय के नैतिक और धार्मिक कायाकल्प की मांग पर केंद्रित था। देवबंद आंदोलन में पश्चिमी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के प्रायोजन के माध्यम से मुसलमानों की भलाई को केंद्र में रखा गया था। तो अगर इस तरीके से देखा जाए कि इसके गठन का स्वागत किया था, तो हाँ, सर सैयद अहमद खान और सैयद अहमद खान के संगठनों यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन के विरुद्ध देवबंद पंथ ने वर्ष 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का समर्थन करते हुए एक फतवा यानी कि धार्मिक फरमान जारी किया। तो इसलिए आपका सेकेंड ऑप्शन भी सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति सर्वप्रथम किसने प्राप्त की थी? ऑप्शन ए अवनींद्र नाथ टैगोर, बी नंदलाल बोस,
सी रविंद्रनाथ टैगोर या डी मुकुंद दास। ठीक है, तो देखिए चित्रकला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर ने अजंता, मुगल और राजपूत चित्रकला से प्रेरणा लेते हुए और अपनी रचनाओं में उन्हें स्थान देते हुए भारतीय कला क्षेत्र पर विक्टोरियन प्रगतिवादी के वर्चस्व को समाप्त किया। भारतीय कला पर एक अमिट छाप छोड़ने और नंदलाल बोस वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति के पहले प्राप्तकर्ता थे। तो नंदलाल बोस यहाँ पर हो जाएंगे आपके सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया। अभिकथन ए कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी यह समझने में विफल रहे कि अंग्रेजों द्वारा विधान परिषद में किए गए सुधारों का उद्देश्य नरमपंथियों को पुरस्कृत करने के बजाय गरमपंथियों को अलग थलग करना था। ठीक है, कारण देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कारण कि चरमपंथी इस बात से अनभिज्ञ थे कि नरमपंथी आधिकारिक दमन के विरुद्ध उनकी रक्षा की प्राथमिक पंक्ति के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो कह रहे हैं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सी ए सही है परंतु आर सही नहीं है। और डी ए सही नहीं है परंतु आर सही नहीं है परंतु ए सही नहीं है। चलें नेक्स्ट देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए कह रहे हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में दिसंबर 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस सत्र में उदारवादी चरमपंथी मतभेद देखने को मिले। चरमपंथी बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को बंगाल के बाहर के क्षेत्रों तक विस्तारित करना चाहते थे और बहिष्कार कार्यक्रम के भीतर सभी प्रकार के संघों जैसे सरकारी सेवा, कानून, न्यायालय, विधान परिषद आदि को भी शामिल करते हुए एक प्रकार से राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन शुरू करना चाहते थे। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहे हैं सत्येंद्र सिन्हा वर्ष 1909 में वायुसेना की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। बी ऑप्शन है कि वर्ष 1909 के मार्लिमेंटो सुधार के अनुसार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। सी ऑप्शन है कि अप्रैल 1906 में बारेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त ने साप्ताहिकी युगांतर की शुरुआत की। और डी है कि बारडोली सत्याग्रह का कारण यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा लागू की गई 3 कठिया प्रणाली का विरोध था। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा सही नहीं है हमें वो बताना है। तो हम देखते हैं पहले चारों ऑप्शन को चेक करके। देखिए सबसे पहले जो बारडोली सत्याग्रह होता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 में होता है। ठीक है, बारडोली सत्याग्रह जो हुआ यह करों में की गई अनुचित वृद्धि के खिलाफ बारडोली के किसानों की आज़ादी के संबंध में किया गया था। वर्ष 1925 में आज के गुजरात के बारडोली तालुका में आए बाढ़ और अकाल के कारण फसल उत्पादकता पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। जो इन्होंने ये दिया है ना कि यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा लागू की गई 3 कठिया प्रणाली, इसका विरोध किया गया था चंपारण में, ना कि बारडोली में। तो इसे मिसमैच किया गया, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही नहीं है। आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि बारडोली में नील बागान की कोई बात ही नहीं हुई थी, है ना। वहाँ पे अनुचित उन्होंने कर लगाया था, यानी कि जो टैक्स है वो बढ़ा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत किसने की। ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी मदनलाल ढीगरा, सी मैडम भीखाजी कामा एंड डी एनी बेसेंट। तो होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी 1905 में लंदन में। एक होम रूल हो गया और भी 1-2 हैं, जैसे गदर पत्रिका हो गई, है ना, गदर पार्टी। तो यहाँ पर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में भारतीय छात्रों के लिए एक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी इंडिया हाउस की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा, सॉरी सी नहीं है। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए मैंने ऊपर क्वेश्चन में कहा था और नीचे क्वेश्चन भी आ गया। इसका मुख्यालय वैंकूवर में स्थित था और इसकी अन्य शाखाएं अमेरिकी तटीय और सुदूर पूर्व क्षेत्र तक विस्तृत थी। सेकंड है कि इसके सदस्यों का उद्देश्य भारत में विद्रोह की शुरुआत करना था और वर्ष 1914 में 2 घटनाओं कामागाटा मारू घटना और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ने इसे अपने उद्देश्यों के लिए काफ़ी प्रोत्साहन दिया। कह रहे हैं उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, डी फर्स्ट और सेकंड दोनों सकते हैं।
चलो देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए। देखिए, गदर पार्टी एक क्रांतिकारी समूह था जिसका गठन साप्ताहिक समाचार पत्र गदर के नाम पर किया गया था। मैंने बताया था ना कि एक गदर पत्रिका है। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था और इसकी अन्य शाखाएं अमेरिकी तटीय और सुदूर पूर्व क्षेत्र तक सम्मिलित थी, मतलब कि विस्तृत थी, है ना। और गदर पार्टी को आपको याद रखना है, इसकी शुरुआत किसने की, यह इसके संस्थापक ये भी पूछते हैं। तो यहाँ पीडीएफ में काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, आप उसको अच्छे से पढ़े। मैं पूरा पढ़ूंगी तो 2-3 मिनट चले जाएंगे। कामागाटा मारू प्रकरण भी है, उसे भी आपको याद रखना है, जिसमें एक जहाज जाता है, ठीक है, और 370 यात्रियों को लेकर के, मुख्य रूप से सिख और पंजाबी। ये सिंगापुर से वैंकूवर ले जाया जा रहा था जहाज। 2 महीने की आर्थिक तंगी समझते हैं ना, और अनिश्चितताओं को देखते हुए कनाडाई अधिकारियों ने उन्हें वापस भेज दिया था। मतलब कि भूखे प्यासे लोग जहाज में बैठ के इस उम्मीद से गए कि हम वहाँ उतरेंगे और अपना काम करेंगे, उन्हें उतरने भी नहीं दिया गया और वैसे के वैसे ही लौटा दिया गया। अब आप सोचो, जब आप सफ़र में होते हो, ट्रेन में आप खाना एक टाइम का ले गए, फिर उतर के आपको खाना खाना होता है, आराम करना होता है ना, आपके पास खाने के लिए कोई साधन है ना सुविधा है, और आपको वैसे के वैसे वापस कर दिया जाए, तो कितना अपने आप में एक गलत काम है ना। तो यही प्रकरण है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा डी, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सकते हैं। बट मैं इसीलिए इतनी मेहनत करके पीडीएफ आपको सेंड करती हूँ, ताकि आप जो चीज़ें छूट गई हैं या जो चीज़ें काफ़ी अच्छे से दी गई हैं, आप आंसर शीट से ज़रूर पढ़ लो, बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। पर मे बी के भी बहुत सारे लोग आर के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो टाइम नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा लोग वीडियो को देख नहीं रहे हैं। बट कोई नहीं, आपको जितना हेल्प मिलता उतना आप उसको यूज़ कर लीजिए। बाद में भी अभी टाइम मिलेगा यूपीपीसीएस के लिए, तो उसमें फिर आप यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध वर्ष 1915 की बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस से नहीं था, ठीक है। संबंध नहीं था। ऑप्शन है वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, बी भूपेंद्र नाथ दत्ता, सी लाला हरदयाल, या डी गुरबख्श सिंह ढिल्लो, ठीक है। तो देखिए, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता तथा लाला हरदयाल अन्य लोगों ने सजिस्मर योजनास के तहत जर्मन विदेश कार्यालय की मदद से वर्ष 1915 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति की स्थापना की थी। इन क्रांतिकारियों का लक्ष्य विदेशों में बसे भारतीय लोगों को भारत में हथियार तथा स्वयं सेवकों को भोजन के लिए संगठित करना था, या भेजने के लिए संगठित करना था, ताकि वहां भारतीय सैनिकों के बीच विद्रोह भड़काया जा सके। साथ ही देश की आज़ादी के लिए ब्रिटिश भारत पर एक सशस्त्र आक्रमण का आयोजन भी किया जा सके, ठीक है। तो विकल्प डी यहाँ पर सही है, गुरबख्श सिंह ढिल्लो इसमें नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बात मैं और बता दूं कि मैंने अपने ही चैनल पे, जो मेरा चैनल है, इस पे मैंने 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। तो जो अभी ये करंट अफेयर प्लस जीएस के पेपर हैं, वो आपको 2024 की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें मिल जाएंगे सारे वीडियो। और आपको 50+ टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से अभी 2023 और 24 के भी टेस्ट मैंने अपलोड किए हैं। अब 2024 के जितने भी टेस्ट अपलोड करती जाने, उसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई, तो आप उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसमें सारे 2024 के टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जितने भी अभी मैं लेटेस्ट में अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए, वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार राजस्व प्रशासन को न्यायपालिका के कार्यों से अलग कर दिया गया। बी है, वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार भारत में व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, किंतु कंपनी ने चीन के साथ चाय का व्यापार बरकरार रखा। सी है, 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और अन्य सभी क्षेत्रों को गवर्नर जनरल के पूर्ण नियंत्रण में दे दिया गया। एंड डी है कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा ब्रिटिश अधीन भारत सरकार के कार्यकारी व विधायी कार्यों को कर दिया गया। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या सही नहीं है। देखिए, जो डी ऑप्शन आपका कह रहे हैं कि वर्ष 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा ब्रिटिश अधीन भारत सरकार के कार्यकारी व विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करने के लिए ब्रिटिश संसद में चार्टर अधिनियम 1853 पारित किया गया था। यह पहली बार था कि गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को बंटवारा किया गया था। तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सत्य नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारावास में डाले जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे। ऑप्शन ए, तारकनाथ दास,
बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी बाल गंगाधर तिलक या डी अरविंदो घोष। ठीक है, तो इसका सही आंसर जानते हैं। कह रहे हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी कारावास में डाले जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार थे। इसका कारण तो क्या था? इसका कारण था कि एक संपादकीय में बनर्जी ने बंगालियों की धार्मिक भावनाओं के प्रति असंवेदनशील होने के लिए आक्रोशित तरीके से कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की आलोचना की थी, तो इसीलिए इन्हें कारावास में मतलब कि डाल दिया गया था। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो पहले भारतीय थे जिन्हें कारावास में डाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि बुर्ज होम पुरातत्व स्थल से नवपाषाण युग के अस्थि निर्मित औजारों की जानकारी मिलती है। यह स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी जम्मू और कश्मीर या डी राजस्थान। ठीक है, देखिए बुर्ज होम पुरातत्व स्थल जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यहाँ से नवपाषाण युग के अस्थि निर्मित औजारों की जानकारी मिलती है, तो इसलिए विकल्प सी हमारा सही है, जम्मू और कश्मीर। बुर्ज होम के बारे में बात हो रही है और नवपाषाण काल के युग से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि चारों वेदों में सबसे लघु वेद कौन सा? ऑप्शन है ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद या डी सामवेद। देखिए चारों वेदों के बारे में पूछा है कि सबसे लघु वेद कौन सा है, तो देखिए चारों वेदों में सबसे छोटा वेद सामवेद है, तो विकल्प डी सही है। इसमें ऋग्वेद की संहिता से कई श्लोक लिए गए हैं और सामवेद का संकलन विशेष रूप से अनुष्ठान संबंधी अनुप्रयोगों के लिए किया गया है, क्योंकि इसके सभी छंद सोम यज्ञ कार्यों तथा उससे उद्धत अनुष्ठानों में पाठ किए जाने हेतु हैं। अगर सामवेद की बात करें तो इसके अंदर 10 मंडल और 1028 सूक्त के साथ ऋग्वेद सबसे बड़ा है, तो जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा सामवेद। और जो ये आपके 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं इसको ऋग्वेद में रखा गया है, ठीक है, ना कि सामवेद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस पाषाण युग के लोगों की चित्रकला में सबसे अधिक रुचि थी? ऑप्शन है पुरापाषाण काल, बी मध्यपाषाण युग, सी नवपाषाण युग या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों में पाए गए शैल चित्रों से यह स्पष्ट है कि मध्यपाषाण काल के लोगों का कला का विशेष लगाव था और मध्यपाषाण काल के शैल चित्र आपको मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा भीमबेटका एवं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ तथा मिर्जापुर में पाई जाती हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये विकल्प भी सही है कि यहाँ पर जो अगर सही विकल्प पूछा जाएगा तो मध्यपाषाण युग, इनका चित्रकला में काफ़ी रुचि थी इन लोगों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस पशु के विषय में जानकारी नहीं थी? ऑप्शन है बिल्ली, बी गधा, सी ऊंट या डी सिंह। देखते हैं। देखिए जब बात हो रही कि सिंधु घाटी सभ्यता में पालतू पशुओं में बिल्लियाँ, कुत्ते, गधे, ऊंट, भेड़, बकरी और भैंस आदि शामिल थे। घोड़े के उपयोग के पुख्ता साक्ष्य अभी तक नहीं प्राप्त हुए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा। दूसरी जगह अगर बात करें कि भोजन के लिए अन्य कई पशुओं का शिकार किया जाता था, जिनमें हिरण, हाथी और गैंडा भी शामिल थे, जिनसे हड़प्पावासी अच्छी तरह परिचित है, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता में सिंह के विषय में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और बात भी यहाँ हो रही कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस पशु के बारे में जानकारी नहीं है, तो सिंह। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, सिंह की जानकारी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है सबसे उत्तरी स्थल पांडा, बी सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद, सी सबसे पश्चिमी स्थल सुरकोटदा या डी सबसे पूर्वी स्थल आलमगीर। अब हम यहाँ बात करते कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए सबसे उत्तरी स्थल मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अगर सबसे दक्षिणी स्थल की बात करें दैमाबाद महाराष्ट्र में, सबसे पश्चिमी स्थल की बात करेंगे तो सुतकागेंदोर पाक ईरान सीमा पे, ना कि सुरकोटदा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत सुमेलित है। और सबसे पूर्वी स्थल की अगर बात होगी तो आलमगीरपुर, ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लोथल के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट कह रहे हैं कि यह कैम्बे की खाड़ी के पास स्थित एक पत्तन था। सेकंड, इसका उत्खनन प्रोफेसर एस आर राव ने किया था। सी, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह था। और डी, यहाँ कोई नगर दुर्ग नहीं था। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या इसके संबंध में सही नहीं है। देखिए यह गुजरात में कैम्बे की खाड़ी के पास भोगवा नदी पर स्थित एक पत्तन था। इसका उत्खनन प्रोफेसर एस आर राव ने किया था। यह भोगवा नदी के माध्यम से खंभात की खाड़ी से जुड़ा और ईंट से निर्मित एक कृत्रिम बंदरगाह पाया गया। तो अब इन्होंने कहा कि यह एक प्राकृतिक बंदरगाह था, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि यह एक कृत्रिम बंदरगाह था।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है बिंबिसार या बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन या डी कालाशोक। ठीक है, पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बौद्ध लेखकों के अनुसार अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उसका पुत्र उदयन था। हालांकि पाटलिपुत्र में किले का निर्माण अजातशत्रु ने करवाया था, किंतु उसके पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को एक शहर के रूप में विकसित किया। यह सोन और गंगा नदियों के संगम पर स्थित था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अजातशत्रु। कुछ और भी चीज़ें दी हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तोलकाप्पियम के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन साहित्य है। बी, इसकी रचना इलांगो आदिगल ने की थी। सी, यह तमिल व्याकरण की एक रचना है। या डी, यह संगम काल की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। देखते हैं इसमें क्या सही नहीं है। देखिए, तोलकाप्पियर द्वारा लिखित तोलकाप्पियम तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इन्होंने कहा है कि इसकी रचना इलांगो आदिगल ने की है, तो इन्होंने नहीं की है। तोलकाप्पियर द्वारा तोलकाप्पियम ग्रंथ की रचना की गई है। बाकी और सारे ऑप्शन आपके सही हैं, बी इसमें सही नहीं था। ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए, चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। बी, सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। सी, गुप्त काल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्कों की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। या डी, गुप्त कालीन शासक अनुष्ठान कार्य के पश्चात विशेष सिक्के जारी करते थे। तो अब इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये हम देखते हैं। देखिए, इस काल के चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था, हालांकि सोने के सिक्कों को दिनार के नाम में जाना जाता था। ठीक है, कनिष्क द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों की तुलना में इनकी गुणवत्ता कम थी। तो इसलिए जो ये कह रहे हैं कि गुप्त काल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्के गुणवत्ता में बहुत अच्छी थी। तो सी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि गुप्तकालीन प्रशासन में महादंडनायक किसे कहा जाता था? ऑप्शन है प्रमुख कमांडर, बी चीफ जस्टिस, सी पुलिस विभाग प्रमुख, या डी युद्धोत्तर सुलहकर्ता। देखते हैं। देखिए, महाबलाधिकृत सेनापति होता था, महादंडनायक न्यायाधीश। तो अगर बात होगी कि महादंडनायक किसे कहा जाता है, तो चीफ जस्टिस को कहा जाता था। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से नागानंद नाटक का लेखक कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन, या डी पुष्यभूति। नागानंद नाटक के बारे में बात हो रही है। देखिए, सम्राट हर्षवर्धन स्वयं ने 3 नाटक लिखे हैं, रत्नावली, सप्रियदर्शिकास और नागानंद। ऐसा माना जाता है कि धवक नामक लेखक ने सम्राट हर्षवर्धन के लिए 3 नाटक लिखे थे। ऑप्शन सी हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है।